अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज काशिम मजीद योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं और इसका आज हमने सेकंड टॉपिक डिस्कस करना है जो कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक में हमने वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स डील किया, जिसमें हमने कहा कि फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम रहती है, ठीक है, और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे तो आप कहते थे उसको कांस्टेंट फोर्स है। और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम ना रहे, जैसे आप कुछ एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कि एक रॉकेट की आप एग्जांपल ले लें। रॉकेट जैसे मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, हमने चैप्टर 2 में भी ये देखा। तो हम यहाँ पे कह रहे थे कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है। जब अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है तो यहाँ पे जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के साथ वेरी कर रही है। ओके, तो डिस्टेंस बढ़ने से उसका मैस कम होता था और फोर्स इस केस में क्या होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती थी। तो यहाँ पे आपने जो है ना वो आप कहेंगे डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपके पास क्या होगी, कम होगी, और उसके वो स्पीड अप होता था। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपने देखने। तो इस केस में मोस्टली और भी एग्जांपल है, स्प्रिंग की आप एग्जांपल ले लें तो इस केस में भी क्या होता है कि रीस्टोरिंग फोर्स जब वो प्रोवाइड कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि इस केस में वर्क डन क्या है, आपके पास वेरिएबल फोर्स के थ्रू एक्ट हो रहा होता है। तो सबसे पहले आपने वेरिएबल फोर्स को डिफाइन किया। आप कहेंगे फोर्स डजंट रिमेन कांस्टेंट थ्रू अ डिस्टेंस डी। मतलब अगर आप एक ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस डी के ऊपर मूव करवा रहे हैं तो इस केस में क्या होगा कि फोर्स अगर कांस्टेंट ना रहे, फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कोई एक चीज भी अगर चेंज हो जाती है तो फोर्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिसको आपका नाम देंगे वेरिएबल फोर्स का नाम देंगे। और इसकी आपने एग्जांपल ली कि रॉकेट मूव्स अपवर्ड, ठीक है, जैसे ये रॉकेट जा रहा है कि उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के साथ वेरी करती है। तो जैसे जैसे वो अपवर्ड जाएगा डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी ग्रेविटी। तो ये आपने पॉइंट जो है ना याद रखना है कि इसमें फोर्स क्या होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, तो मतलब कांस्टेंट नहीं है। अब आप एक स्प्रिंग की एग्जांपल ले लें। जैसे ये स्प्रिंग है, इसको आप मैस इसके साथ अटैच है तो इसको आप फोर्स लगा के स्टैंड करते हैं। अब जैसे ये रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है तो आपने कहा था कि फोर्स जो होता है ये भी क्या होता है कि इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी यहाँ पे। मतलब जितना इसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ज़्यादा थी, जैसे ये कम होता था फोर्स कम हो जाती थी रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये आपने पॉइंट यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे भी क्या है, वेरिएबल फोर्स है। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल हमने डील की। अब हमने क्या करना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी पॉइंट ए टू बी और इस सारे केस में आपके पास फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वेरिएबल फोर्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पूरे पाथ को, जैसे सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ए से बी जा रहा है और यहाँ पे जो पाथ है उसका वो ये डिफरेंट है डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो है ना उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इस सारे केस में आपके पास वर्क जो है वो वेरिएबल फोर्स के थ्रू हो रहा है और डायरेक्शन फोर्स की चेंज हो रही है, या आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रही है, कुछ भी मतलब फोर्स चेंज हो रही है आपके पास। ओके, तो ए से बी जाने में फोर्स चेंज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। छोटे छोटे पैचेस इतना होना चाहिए कि आपके पास जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स क्या हो जाए, उस डिस्प्लेसमेंट में कांस्टेंट हो जाए। मतलब अगर डिस्टेंस आप d1 ले रहे हैं तो इस सारे पैच में क्या होना चाहिए, फोर्स आपके पास d1 जो है वो f1 क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट फोर्स होनी चाहिए। जैसे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसके ऊपर फोर्स f1 एक्ट करिए, यहाँ से आगे जो मूव कर रहा है इसके ऊपर कोई सेकंड फोर्स होगी वो कांस्टेंट है। जैसे आप इतने से लेकर इतने रीजन तक आप देखें तो यहाँ पे क्या है, अगेन आपके पास क्या रहेगी, फोर्स। मतलब जिस फोर्स से आप सपोज करें कि इस जो है ना पाथ के ऊपर आप एक बॉल को मूव करवाना चाह रहे हैं। ओके, और इस तरह से हर एक के ऊपर यहाँ पे आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगी, यहाँ पे आपको डिफरेंट फोर्स होगी, इस पाथ पे आके थोड़ी सी आपको स्मूथ फोर्स है, ठीक है, जितनी कांस्टेंट फोर्स हो जाएगी, फिर यहाँ पे आगे डिफरेंट फोर्स हो जाएगी। तो इसलिए हर पाथ आपने इतना बनाना है इंटरवल जिसमें फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ओके, तो यही काम हमने यहाँ पे किया है। कंसीडर अ बॉडी मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ये एक बॉडी है जो ए से बी आप मूव करवा रहे हैं। अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स डिवाइड द पाथ इनटू स्मॉल पैचेस, डेल d1, डेल d2, डेल d3, इसी तरह से डेल dn हमने इसके छोटे छोटे पैच बना लिए। और ये कितना पैच होना चाहिए कि इसमें फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये सेकंड पॉइंट आपने इसमें देखना है। तो ये हमने, इसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली हर पैच का अलग-अलग वर्क डन निकालेंगे और बाद में उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स आ जाएगा। तो इसलिए हमने दो मेथड से, एक को हमने खुद ही इंटरवल मेथड, क्योंकि छोटे छोटे इंटरवल बना के हम कैलकुलेट कर रहे हैं,
और सेकंड होगा कि हम ग्राफ से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो मेथड आपने देखे। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क वन, आपको पता है कि वर्क की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या होती है, एफ टी कॉस थीटा, ठीक है, अभी प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब अगर पहला पैच है जिसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है d1 और फोर्स कितनी है f1 और एंगल कितना है θ1, तो इसमें वर्क डन क्या होगा, f1 डेल d1 और cos θ1। अब सेकंड पैच के लिए भी क्या हो जाएगा, 1 को 2 से रिप्लेस कर दें, 3 अगर थर्ड पैच के लिए निकालना होगा तो क्या हो जाएगा f3 डेल d3 cos θ3। इस तरह से n के लिए निकालना होगा तो आप क्या कहेंगे, fn डेल dn cos θn। ओके, अब आपने क्या करना है, इन सब को आपने, ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी कि हम अलग-अलग हर पैच का क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे, इसमें आप वैल्यू पुट करें। ये पहली वैल्यू आ गई आपके पास, ये सेकंड, और इसी तरह आप जो है ना nth वैल्यू भी पुट कर देंगे। ओके, अब स्टूडेंट इसमें आपने समेशन के लिए सिग्मा का साइन आप यूज़ करते हैं, ठीक है, और सिग्मा की वैल्यू क्या है, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और एफ आई डेल डी आई कॉस थीटा आई। तो ये एक जनरल फार्मूला हमने इसके लिए बना लिया कि ये सम है, और अगर आपके पास i इज इक्वल टू 1 होगा तो ये वाला पैच आपके पास बन जाएगा, अगर i इज इक्वल टू 2 होगा तो ये वाला पैच आपके पास बन जाएगा। इस तरह से आप ये वैल्यूज़ वेरी करवा सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने लिमिटिंग केस भी डील करना है। लिमिटिंग केस क्या है आपके पास, कि जो पैच है वो क्या होना चाहिए, अप्रोच करे जीरो को, और ये कब होता है, जब आप क्या कहेंगे कि ये पैच इतना स्मॉल होना चाहिए कि इसमें फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है, हर पैच में आपके पास हर ये फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो फिर हम जो कांस्टेंट फोर्स वाला फार्मूला था ये वाला ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप लिमिटिंग केस के लिए क्या डील करेंगे कि लिमिट डेल डी अप्रोचेस टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो के करीब हो, मतलब बहुत ही स्मॉल पैच है, और इस केस में आपके पास क्या रहेगा, वर्क डन कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये आपने इसकी वैल्यू जो है ना अप्लाई कर दी। अब स्टूडेंट सेकंड आपके पास ग्राफिकल मेथड, आपको पता है कि प्रीवियस टॉपिक में हमने डील किया कि अगर आपके पास फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली क्या हो, अगर तो पैरेलल हूँ तो हम कहते हैं कि ग्राफ तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली एफ और डी के बिटवीन आ जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि अगर ए से बी हमने मूव करवाना हो ऑब्जेक्ट को, ओके, तो इसका जो एरिया होगा वो हमें वर्क डन देगा, इस कर्व का एरिया, ए से बी जो कर्व है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि इस सारे केस में ये पाथ आपका डिफरेंट है, और इस तरह से इसमें वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। कहीं पे यहाँ पे ज़्यादा फोर्स है, हो सकता है कि अब यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगी, फिर यहाँ पे फोर्स आपके पास कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये डिफरेंट है, आपके पास एक पाथ है ए से बी। तो हम यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि एरिया अंडर कर्व ए बी इज इक्वल टू वर्क डन। तो अगर हम इस कर्व के अंदर एरिया कैलकुलेट कर लिया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। स्टूडेंट इसके लिए मेन पॉइंट आपने ये याद रखना है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। जब आप एक पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, ए से बी मूव करवाना चाह रहे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो आप क्या कहेंगे, द फोर्स इज मूविंग पार्टिकल ए टू बी इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व, कौन कौन सी है, एफ कॉस थीटा एंड डी। तो आपके पास अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लेना है, एफ कॉस थीटा लेना है। तो ये दो चीज़ों के बिटवीन अगर आपके पास जो है ना वो ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे आप और उसको कैलकुलेट करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या करना है, आपने इस कर्व को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेना है, ठीक है, इंटरवल बना लेने हैं इसके भी। तो यहाँ पे जब आप इंटरवल बनाएंगे तो हर एक में क्या होगा कि यहाँ पे ग्राफ जिसके बिटवीन होगा, अगर कोई एंगल बन रहा हो थीटा, तो हम कहते हैं F1 एफ कॉस थीटा, और डी के बिटवीन ग्राफ है तो छोटा पैच बनाएंगे हम, तो ये डेल D1, और इसमें जो फोर्स एक्ट कर रही है F1 cos थीटा 1। अब सेकंड के लिए आपके पास क्या आ जाएगी, F2 cos थीटा 2। इस तरह से थर्ड के लिए क्या आ जाएगी, F3 cos थीटा 3, और इस तरह से एन पैच के लिए आपके पास फोर्स क्या आ जाएगी, Fn cos थीटा n। तो ये आपने हर पैच के लिए निकालना। अब स्टूडेंट अगर आपने इस पहले इंटरवल का वर्क डन निकालना हो तो मुझे बताइएगा वर्क डन क्या आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू क्या आएगा, F1 cos थीटा 1 इंटू डेल D1। तो स्टूडेंट यही वो केस नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन ही आप यहाँ पे यूज हो रही है सेम दोनों मेथड के लिए। ओके, आपने ये फर्स्ट पैच का निकाला, इस तरह से सेकंड के लिए F2 cos थीटा 2 डेल 2, ठीक है, F2 cos थीटा 2 और यहाँ पे डेल D2। तो ये आपके पास 2 के लिए आ गया। फिर इसी तरह से हम जो है ना वो n के लिए निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे तो फाइनल हमारे पास फॉर्म यही बनेगी।
तो स्टूडेंट मेन कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज के लिए भी आपने याद रखना है कि वेरिएबल फोर्स हो और आप एक पार्टिकल को ए से बी मूव कर रहे हो तो वो किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर कर्व किसके बिटवीन, एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट कर्व के बिटवीन। तो ये स्टूडेंट आपने एमसीक्यूज के लिए भी पॉइंट याद रखनी है। तो स्टूडेंट होपफुली आपने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को अच्छे तरीके से समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।